हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएसएन का टॉपिक पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक कैंसर या स्टोमक कैंसर भी बोलते हैं उसे। उससे पहले थॉट ऑफ द डे कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना स्टार्ट कर दे, मतलब अपने आप को बदले कि मुझे ये काम करना है तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने टाइम पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो आप दूसरों को ना बदलें, अपने आप को बदलें और उस चीज़ को, लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज का टॉपिक है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक कैंसर क्या होता है, स्टोमक कैंसर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। स्टोमक कैंसर यानी अमाशय का कैंसर क्या है, स्टोमक कैंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है स्टोमक कैंसर? पेट का कैंसर, हिंदी में इसे पेट का कैंसर या स्टोमक कैंसर आदि के नाम से जानते हैं। पेट का कैंसर, ठीक है। पेट का कैंसर किस वजह से होता है कैंसर? देखो, ये एक स्टोमक की डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। जस्ट इसोफेगस के नीचे स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर देखो ये ऐसा स्टोमक कैंसर इस तरह से दिखाई देता है कि स्टोमक के अंदर घाव हो जाता है जो कि हील नहीं होता है। जहाँ पे ऐसा घाव बन जाता है जो हील नहीं होता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है। यहाँ पे मैलिग्नेंसी हो जाती है, मतलब घाव बहुत ही बढ़ता जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं इसकी परिभाषा है नेशन, मतलब परिभाषा, गैस्ट्रिक और स्टोमक कैंसर इज ए कंडीशन इन विच द कैंसर सेल स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक वॉल। जो कैंसर सेल स्टार्ट होती है, जो बनना स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? डेवलप मतलब विकसित होना, डेवलप का मतलब है विकसित होना, कैंसर सेल का विकसित होना, कैंसर सेल का विकसित होना, कोशिका, ठीक है, जो नियोप्लाज्म सेल होती है, यानी कैंसर सेल का विकसित होना ऑन द इनर, मतलब अंदर की लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की जो अमाशय यानी पेट की जो अमाशय की जो इनर लाइन होती है, अंदर की लाइनिंग होती है, वहां पे स्टार्ट होती है, विकसित होना स्टार्ट होती है। एंड प्रोग्रेस डीपर इनटू द स्टोमक वॉल, और ये प्रोग्रेस करती जाती है, बढ़ती जाती है और डीप जाती जाती है, डीपर जाती है, मतलब डीप जाती रहती है, गहरी जाती है, स्टोमक वॉल के अंदर गहरी जाती जाती है। एज ए कैंसर प्रोग्रेस, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है ये और ज़्यादा फैलती जाती है। द ट्यूमर में बी आल्सो स्प्रेड टू एडजेंस ऑर्गन, जो साथ वाले ऑर्गन हैं वहाँ भी फैल जाती है। एंड सच एज लीवर और पेनक्रियाज, कहाँ कहाँ फैल जाती है? लीवर और पेनक्रियाज में भी फैल जाती है, साथ साथ में यहाँ भी फैल जाती है। मतलब हिंदी में लीवर मतलब यकृत, ठीक है, यकृत दिखाई दे रहा है, यकृत और अग्नाशय, पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय बोलते हैं इसको हिंदी में, यकृत। तो स्टोमक कैंसर क्या होता है? स्टोमक कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है, कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक,
जो स्टोमक की अंदर की लाइनिंग होती है, जो स्टोमक है जो बना हुआ है, उसकी अंदर वाली लाइनिंग के अंदर कैंसर सेल का धीरे धीरे नियोप्लाज्म सेल का डेवलपमेंट होता है, मतलब कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है। और वो जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है वो डीपली बढ़ती जाती है और वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो पास के ऑर्गन जो रहते हैं जैसे लीवर, पेनक्रियास, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन, वो सब ऑर्गन में फैल जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक दूसरे ऑर्गन में भी फैल जाती है। इस तरह का कैंसर क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक कैंसर कहलाता है या फिर स्टोमक कैंसर कहलाता है। ठीक है, इस तरह का कैंसर क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक कैंसर या स्टोमक कैंसर कहलाता है। ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसके हैं कोज। क्या कोज होते हैं? कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये कैंसर फैलता है, इसका मेन कारण क्या है? तो ए जेनेटिक म्यूटेशन इन द स्टोमक सेल इज द मेन कोज ऑफ स्टोमक कैंसर। जो जेनेटिक म्यूटेशन रहती है वो मेन कारण है इसका। ठीक है, अनुवांशिक परिवर्तन। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब है अनुवांशिक जो परिवर्तन रहते हैं स्टोमक सेल के अंदर, अनुवांशिक के तौर पे हो सकते हैं, मतलब किसी के अगर दादा परदादा या दादी परदादी इनमें अगर किसी को कैंसर है तो वो जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है, अनुवांशिक के तौर पे भी स्टोमक सेल्स के अंदर आ सकता है और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले सकती है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। सबसे पहला रीजन अनुवांशिक म्यूटेशन के कारण हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री, सबसे पहले क्या है? जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब फैमिली में अगर किसी को जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर, या फिर नाना नानी, है ना, इस साइड में भी हुआ है, तो ज़्यादा चांस है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर है तो उनमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है तो उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। तो ये एक रीज़न हो गया, क्योंकि जेनेटिक कारण होता है। उसके बाद में दूसरा कारण है आपके स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना या फिर क्या, बीड़ी पीना, ये रीज़न हो सकता है। धूम्रपान करना, मतलब धूम्रपान एक तरह से बीड़ी, सिगरेट की स्मोकिंग करना, चरस, गांजा, ये भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मेनली बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है स्टोमक कैंसर होने का। ठीक है, इसके साथ में लंग कैंसर का भी चांस रहता है, लेकिन स्टोमक कैंसर का भी चांस रहता है बीड़ी सिगरेट पीने वालों को, क्योंकि जो धुआं है वो धीरे धीरे क्या है, लंग्स में भी जाता है लेकिन स्टोमक में भी जाता है, और वो फिर जो स्टोमक की जो वाल्स है वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कर देता है। फिर धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं और धीरे धीरे डिजीज़ प्रोग्नोसिस बढ़ती जाती है, घाव बढ़ते जाते हैं और कैंसर का रूप ले लेते हैं और वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें स्टोमक कैंसर का भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ओबेसिटी, जो मोटे होते हैं, मोटापा के कारण, मोटापा होने के कारण भी स्टोमक कैंसर का ज़्यादा चांस रहते हैं। मोटापा किस कारण होता है? ज़्यादा फैटी डाइट खाने से, ज़्यादा फैट खाने से मोटापा बढ़ता जाता है, और मोटापा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डाइजेशन नहीं होगा पेशेंट का, और पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाएंगे स्टोमक के अंदर, और भी अलग अलग रीजन के कारण हेल्थ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण स्टोमक का कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं मोटे लोगों में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इन्फेक्शन फ्रॉम द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक मेन कोज कारण है, बैक्टीरिया है ये क्या है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण
इस बैक्टीरिया के कारण क्या रहता है, इन्फेक्शन। अगर किसी को हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे स्टोमक का कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें स्टोमक कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डाइट। डाइट में हाई इन सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट ज़्यादा लेता है या फिर हाई फैटी डाइट लेता है, फैटी डाइट भी हो सकता है, हाई फैटी डाइट, सॉल्ट डाइट मतलब नमक ज़्यादा खाता हो, हाई फैटी डाइट लेता हो, तो उन पेशेंट के अंदर भी स्टोमक कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो हाई फैट डाइट लेते हैं या हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं, ज़्यादा नमक वाली डाइट या फैट वाली डाइट लेते हैं, इसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, उसके बाद में वो धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर और जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह को बढ़ाते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो उनके कारण भी धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और वो अल्सर वगैरह हो जाते हैं, और अल्सर ट्रीट नहीं किया जाए तो धीरे धीरे घाव बढ़ते जाते हैं, तो वो भी कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके डाइट दैट डज नॉट इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल। ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल है ही नहीं, तो सिर्फ खाने पर डिपेंड रहते हैं, मतलब रोटी खा ली और किससे खा ली, सब्जी नहीं खाई, कुछ और ऐसे प्रोडक्ट खा लिए, उससे खाना खा लिया। जो सब्जी नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्टोमक कैंसर होने के। जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह प्रॉपर मात्रा में लेते हैं उन्हें कम चांस रहते हैं स्टोमक कैंसर होने के, ठीक है। तो जो नहीं खाते हैं फ्रूट वगैरह वेजिटेबल, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया मेन कारण, इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है, इनकी वजह से स्टोमक कैंसर हो सकता है। ये मेन कारण हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, इसको क्लिनिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं। साइन एंड सिम्टम का मतलब हो गया संकेत और लक्षण। तो साइन एंड सिम्टम, तो पहला साइन एंड सिम्टम है इसके अंदर, अगर किसी को गैस्ट्रिक कैंसर हो गया तो क्या साइन एंड सिम्टम आएगा। सबसे पहला सिम्टम है डिफिकल्टी इन सोलोविंग। सोलोविंग मतलब निगलने में परेशानी होगी, निगलने में क्या होगी, कठिनाई होगी। निगलने में कठिनाई होगी। इसको एक और वर्ड से बोल सकते हैं डिस्फेजिया, और बोल सकते हैं डिस्फेजिया, एक सीधा वर्ड है डिस्फेजिया, मेडिकल वर्ड, जिसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन सोलोइंग। डिस्पीनिया अलग वर्ड होता है, डिस्फेजिया अलग होता है। डिस्पीनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सोलोइंग। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन सोलोइंग। फीलिंग ब्लोटेड आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद फूला हुआ महसूस होना। खाने के बाद में क्या, फूला हुआ महसूस होना। इसको जो एक वर्ड था वो है डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया नाम से भी आप उसको जान सकते हो। खाने के बाद में निगलने में प्रॉब्लम, इसको डिस्फेजिया भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपके फीलिंग ब्लोटेड आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद में फूला हुआ सा महसूस होना, उसको खाना खा लिया, खाने के बाद फूला हुआ महसूस होना। खाना खाने
के बाद फूला हुआ महसूस होना। खाना खाने के बाद में फूला हुआ महसूस होना, खाना खाने के बाद में फूला हुआ महसूस होना, ठीक है, महसूस होना। उसके बाद में फीलिंग ब्लोटेड आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के बाद फूला हुआ सा महसूस होगा कि खाना खा लिया, अब पेट फूल गया है, मतलब फूल गया, गैस बन गई, ऐसा फूला हुआ सा महसूस होगा, तो वो भी एक कैंसर का रूप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, यानी थोड़ा सा अमाउंट में अगर खाना खाएंगे, कम मात्रा में खाना खाने के बाद में भी क्या होगा, पेट भरा हुआ महसूस होगा। कम खाना खाने के बाद में भी क्या होगा, पेट क्या होगा, भरा हुआ सा महसूस होगा। वो ठीक है, कम खाना खाने के बाद में भी पेट क्या होगा, भरा हुआ महसूस होगा। उसके बाद में हार्ट बर्न का मतलब है क्या होगा, जलन होगी, मतलब जलन होना कहाँ पे होगा, चेस्ट एरिया के अंदर, मतलब हार्ट के साइड में, यहाँ पे जस्ट ये जो है अपना, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ जस्ट स्टोमक के थोड़ा सा ऊपर हार्ट बर्न, मतलब जो हार्ट वाला एरिया रहता है, जो दिल वाला एरिया रहता है, वहाँ पे जलन जैसा फील होता है कि यहाँ पे जलन हो रही है, मतलब वो जल रहा है, ठीक है, ये फील होगा। इनडाइजेशन का मतलब हो गया अपच, मतलब अपच हो गया, मतलब खाना पचना नहीं, जिनके अपच रहती है, डाइजेशन नहीं रहता है, मतलब खाना खाया उनका डाइजेशन नहीं होगा, उनका अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। नोजिया मतलब होता है मितली आना, मतलब उल्टी जैसा लगना, ठीक है, नोजिया मतलब होता है जी मचलाना, बोल सकते हो आप। जी मचलाना मतलब उल्टी जैसा लगना, ठीक है। वोमिटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे आप वोमिटिंग भी लिख सकते हो, यानी उल्टी भी हो सकती है। उसके बाद में स्टोमक पेन, अगर स्टोमक का कैंसर हुआ तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पेन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेट में क्या होगा, दर्द होगा और सीवियर दर्द हो सकता है, स्टोमक पेन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम आएंगे। और जो नेक्स्ट सिम्टम है आपका यूनिलैटरल वेट लॉस, सॉरी अनइंटेंशनल वेट लॉस, वेट लॉस का मतलब क्या, वजन कम होना, अनजाने में वजन कम होगा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप वजन कम कर रहे हो, वो अपने आप वजन कम हो रहा है, मतलब अनइंटेंशनल वजन लॉस, आप करना नहीं चाह रहे फिर भी वेट लॉस हो रहा है, तो हो सकता है। उसके बाद में वोमिटिंग में बता चुका हूँ, उल्टी। अब क्या है, डायग्नोसिस, निदान क्या करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये डिजीज स्टोमक कैंसर ही है, उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, ठीक है। पहला है कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन
फिजिकल एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग वेदर आर नॉट ए पर्सन स्टोमक कैंसर। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ये फर्स्ट स्टेप है, हर में लिख सकते हो ये डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डिटरमाइन कि कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं स्टोमक कैंसर वाले, तो वो पता लगाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के द्वारा दीज आर द परफॉर्म टू चेक कैंसर्स इन द बॉडी। कैंसर इन द बॉडी, ये है कैंसर, अलग अलग है कैंसर इन द बॉडी, इन द बॉडी है ये कैंसर इन द बॉडी। ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा भी पता लगा सकते हैं, ब्लड करके पता लगा सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, सीबीसी टेस्ट कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह दे सकते हैं उसमें। उसके बाद में उसमें ब्लड कल्चर कर सकते हैं, बैक्टीरिया को देखने के लिए ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हाइलोबैक्टीरियल जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका पता लगाया जा सकता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में एंडोस्कोपी, बेस्ट जो सबसे बेस्ट है एग्जामिनेशन के अंदर वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, स्टोमक को देखने के लिए आपको एंडोस्कोप रहता है, एक रहता है एंडोस्कोप, ठीक है, क्या रहता है एंडोस्कोप रहता है, पाइप की तरह रहता है ऐसा, ठीक है, उसके आगे कैमरा वगैरह लगा रहता है। तो वो स्टोमक में डालते हैं बाय माउथ, क्या करते हैं माउथ से स्टोमक में डालते हैं। स्टोमक में डाल के उसको स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन रहती है उस पर देखा जाता है कि स्टोमक के अंदर कोई अल्सर है, कैंसर सेल्स है, और अगर वो दिखाई दे रही है तो उसका एफएनएसए ले लेते हैं, फाइन नीडल बायोप्सी, और बायोप्सी के लिए सैंपल ले लेते हैं, और बायोप्सी का जो सैंपल लेते हैं उसका फिर वो टेस्ट किया जाता है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, या फिर उसका पता लगाया जाता है कि वो कैंसर सेल है या फिर क्या है मैलिग्नेंट सेल है। या तो वो कैंसर सेल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है वो बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसका पता लगाया जाता है कि वो किस टाइप की कैंसर सेल्स है कि नहीं है, वो ऐसे ही है या पेप्टिक अल्सर ही है। तो उसका सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है बायोप्सी, बायोप्सी के द्वारा किया जा सकता है। तो जब आप एंडोस्कोपी करते हो तो उस टाइम आप जब स्टोमक को देखते हो तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पे इस तरह के कुछ घाव है कैंसर सेल टाइप के से, तो वो तुरंत सैंपल भी ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं लेते, ठीक है। तो इसलिए एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके द्वारा आप कंफर्म कर सकते हो। दिस इज द परफॉर्म बाय एग्जामिनेशन। स्टोमक का एग्जामिनेशन करते हैं बाय इंसर्टिंग ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, ठीक है। वैसे ही मैंने बताया कि ये क्या किया जाता है, परफॉर्म एग्जामिनेशन स्टोमक का एग्जामिनेशन किया जाता है बाय इंसर्टिंग, मतलब अंदर डाला जाता है ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक ट्यूब रहती है जो पतली रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, जो आसानी से मुड़ सकती है, विथ ए स्मॉल कैमरा डाउन द नेक। इसके अंदर एक कैमरा लगा रहता है, मैंने बताया था एक छोटा सा कैमरा लगा रहता है जिसके द्वारा हम उसकी नेक के यानी नेक के पास में जो आगे का एरिया रहता है वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा रहता है, उसके द्वारा हम स्टोमक की जो इनर एरिया है उसको अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। और उस विजुअलाइज एरिया में अगर आपको कुछ घाव वगैरह दिखाई देता है, कुछ ऐसा एरिया दिखाई देता है कि आपको लगे कि वो कैंसर सेल्स हो सकती है या फिर कोई बड़ा घाव है, तो उसकी फिर क्या करते हैं बायोप्सी करते हैं, और उसका डायग्नोसिस करने के बाद में पता लगाया जाता है कि वो कैंसर सेल है या फिर नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो है एंडोस्कोपी, और बायोप्सी से आप कंफर्म डायग्नोसिस भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है अपर जीआई सीरीज टेस्ट। एक टेस्ट होता है एन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज टेस्ट बोलते हैं, जीआई टेस्ट बोलते हैं इसको। इन दिस टेस्ट ए चॉल्की बेवरेज कंटेनिंग बेरियम इज कंज्यूम। उसको क्या दिया जाता है, एक बेरियम दिया जाता है। द लिक्विड कॉट्स ऑफ स्टोमक मेकिंग इज मोर विजिबल ऑन द एक्सरे। तो वो क्या होगा,
ये एक्सरे के अंदर वो अच्छे से विजिबल करने के लिए उसे बेरियम दिया जाता है। एक्सरे होता है 3D एक्सरे की तरह किया जाता है, उसको बेरियम देके फिर उसका क्या किया जाता है, विजुअलाइजेशन किया जाता है एक्सरे के द्वारा, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पता लग सकता है। दिस इज द हाई रिजोल्यूशन एक्सरे, एक एक्सरे का ही टाइप है ऐसा ही, ठीक है, एक्सरे की तरह ही होता है लेकिन वो हाई रिजोलेंस होता है। ठीक है, एक्सरे में इतना क्लियर नहीं नजर आता लेकिन सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नजर आता है। तो हाई रिजोल्यूशन एक्सरे है दैट क्रिएट डायलेटेड इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, और उसके क्या होते हैं, जो अंदर की इमेज है स्टोमक की, वो एकदम क्लियरली आपको नजर आ जाएगी, उसके अंदर कोई कैंसर सेल्स होगी तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, द हाई रिजोल्यूशन दैट क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, डिटेल में जो है, डिटेल के अंदर जो बॉडी है उसकी इमेज देखी जाती है, उसके द्वारा हम पता लगा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी क्या होती है, अभी मैंने बताया था, बायोप्सी होती है कि अगर आपको वहाँ पे कुछ ऐसा घाव नज़र आता है, ठीक है, अगर ऐसा घाव नज़र आता है, ट्यूमर हो गई है, तो ओपन बायोप्सी होती है, एक तो सीधा चीरा लगा के वहाँ पे स्टोमक में जाके और उस ट्यूमर को निकाल के उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर सीधा एंडोस्कोपी के द्वारा अंदर जाके वहाँ घाव से वो सैंपल ले सकते हैं। तो इस तरह का सैंपल लेना कहलाता है बायोप्सी। और बायोप्सी टेस्ट किस लिए करते हैं, कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए कि मतलब वो कैंसर सेल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो इन दिस टेस्ट द डॉक्टर रिमूव ए स्मॉल फ्रिक्शंस ऑफ द स्टोमक टिश्यू। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि स्टोमक के छोटे से ऊतक यानी टिश्यू को निकाल लेता है। ठीक है, टू एग्जामिनेशन अंडर द, और उसका क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है, एग्जामाइन ए अंडर माइक्रोस्कोप। किसमें देखता है, माइक्रोस्कोप में देखता है। ठीक है, जो लेबोरेटरी में जो रहते हैं डॉक्टर्स, वो उसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं फॉर कैंसर सेल के लिए, कि वो कैंसर सेल है, बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है, इसका देखने के लिए वो कंफर्म करते हैं कि ये किस टाइप की कैंसर सेल है। दिस कुड बी डन ड्यूरिंग ए एंडोस्कोपी, ये अभी मैंने बताया था पहले भी कि ये आप एंडोस्कोपी के साथ में कर सकते हो। ठीक है, अगर एंडोस्कोपी के अंदर आपको पता लग गया है तो उसकी इसके साथ में आप बायोप्सी भी कर सकते हो। ठीक है, बायोप्सी भी कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मेडिकल मैनेजमेंट। ये मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में कैंसर में हमेशा क्या देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सबसे मेन है कैंसर में। कोई भी प्रकार का कैंसर हो उसके अंदर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी तो 100% दी जाती है। तो कीमोथेरेपी आप सभी कैंसर के अंदर लिख सकते हो कि कीमोथेरेपी दी जाती है। कैंसर सेल को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो दिस मेडिकल ट्रीटमेंट किल कैंसर सेल्स, यानी कैंसर सेल को मारने के लिए क्या दिया जाता है, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। ठीक है, उपचार दिया जाता है बाय केमिकल्स। किसके द्वारा, जो रासायनिक केमिकल्स रहते हैं, मेडिसिन रहती है, केमिकल के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, कैंसर सेल जो रहती हैं, कैंसर सेल्स को, कैंसर कोशिका को मारने के लिए, किल करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, कैंसर सेल को मारने के लिए। ठीक है, कैंसर सेल को मारने के लिए दी जाती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मेडिकेशन गो थ्रू आउट द बॉडी, डिस्ट्रॉय मतलब क्या करती है, कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स रहती है, मेडिसिन रहती है, वो बॉडी के अंदर जाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है
कैंसर सेल को नष्ट कर देती है। डिस्ट्रॉय का मतलब है खत्म कर देना, नष्ट कर देना, इसको कर देती है, नष्ट कर देती है। दैट हैव स्प्रेड आउटसाइड द स्टोमक, जो स्टोमक के आउटसाइड में ना फैले और अदर ऑर्गन में ना फैले, इसलिए वो उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है कि दूसरे ऑर्गन में भी ना फैले। नहीं तो क्या होगा, वहाँ से धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन में फैल जाएगी, और जब सभी ऑर्गन में फैल जाती है तो फिर डिजीज को क्योर करना इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और पेशेंट की डेथ होना पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए उसका टाइम पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कीमोथेरेपी वगैरह दिलवानी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपके, नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी इस ट्रीटमेंट किल कैंसर सेल्स, ठीक है। ये क्या करती है, ये ट्रीटमेंट किसके लिए जाता है, रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब उपचार दिया जाता है, किल मतलब मारना, किसका, कैंसर सेल को मारना, कैंसर सेल्स बाय डिलीवरिंग हाई पावर बीम्स। बीम का मतलब भी रेडिएशन से है, हाई पावर बीम्स के द्वारा रेडिएशन दिया जाता है। ऑफ द रेडिएशन, हाई पावर बीम के द्वारा क्या दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है। ऐसी विकिरणें होती है जिसे हाई पावर बीम के द्वारा दी जाती है, जिससे क्या होती है, जो कैंसर सेल है, जो आपके कैंसर सेल है वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, मर जाएगी। तो दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो होता है रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी, हाई पावर बीम के द्वारा रेडिएशन दी जाती है जिससे कैंसर सेल खत्म हो जाती है। सच एज एक्सरे, एक्सरे के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन किसके द्वारा दे सकते हैं, एक्सरे के द्वारा दे सकते हैं, और प्रोटॉन्स के द्वारा दे सकते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है। एक्सरे एंड प्रोटॉन्स, ये एक्सरे और प्रोटॉन के द्वारा दिया जा सकता है। अब है कि सर्जरी, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले रेडिएशन थेरेपी शुड बी यूज टू श्रिंक स्टोमक कैंसर। तो सर्जरी से पहले, तो कभी कभी सर्जरी से पहले जो है क्या दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, जो क्या करेगी, जो कैंसर सेल इतनी बड़ी है तो उसको क्या कर देगी, श्रिंक कर देगी, छोटी कर देगी। तो छोटी करने के बाद में उसको आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर बड़ी है तो वो फैलने का ज़्यादा डर रहता है कि वो दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकती है। तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी क्या कर देगी, सेल्स को एकदम ऐसे छोटी सी कर देगी, और छोटी करने के बाद में उस एरिया को कट करके वहाँ से निकाल देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो वापस होने के भी चांसेस रहते हैं कैंसर के, तो वो वापस नहीं फैलेगी, ठीक है, वापस नहीं फैलेगी, कैंसर वापस वहाँ पे नहीं फैलेगा। सो दैट it can be removed, so that it can be removed more readily। तो इसके कारण क्या होता है, फिर बाद में सर्जरी से पहले रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, इसीलिए वो उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और निकाल देते हैं उससे, ठीक है, उसको उसके द्वारा नष्ट करके निकाल देते हैं। उसके बाद में है आफ्टर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी शुड बी यूज एलिमिनेशन एनी कैंसर सेल्स दैट मे रिमेन्स। तो आफ्टर सर्जरी भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले तो बिफोर सर्जरी छोटा करने के लिए कि इजीली वो निकल जाए, अगर छोटा कर दिया तो वो इजीली निकल जाएगी गांठ। आफ्टर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी शुड बी यूज एलिमिनेट एनी कैंसर सेल्स दैट रिमेन। जो थोड़ा कुछ भी बच गया है उसको निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आफ्टर सर्जरी भी क्या दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी कैन बी फ्रिक्वेंटली यूज टुगेदर, साथ में दी जा सकती है, साथ में भी दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी और दोनों, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी
दोनों साथ में दी जा सकती है, कैन बी फ्रिक्वेंटली टुगेदर भी दी जाती है, साथ में भी दी जा सकती है। ठीक है, ये दोनों साथ में भी दी जा सकती है। उसके बाद में है टारगेटेड मेडिसिन थेरेपी। टारगेटेड मेडिसिन थेरेपी targeted medicine therapy. This treatment concentrates on the specific flavors found in cancer cells. तो यह ट्रीटमेंट कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशिष्ट दोषों पर ध्यान केंद्रित करती है। जो कैंसर सेल है वहां पर ध्यान केंद्रित करती है। टारगेट मेडिसिन ट्रीटमेंट किल द कैंसर सेल्स बाय द प्रिवेंटिंग दीज फ्लेव्स। तो इसके द्वारा भी क्या है, टारगेट मेडिसिन से भी किसका उपचार किया जाता है, कैंसर सेल्स को किल किया जा सकता है। प्रिवेंटिंग ऑफ दिस फ्लेव्स, प्रिवेंटिंग ऑफ दिस फ्लेव्स से हम क्या किए, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, नष्ट कर सकते हैं। और फॉर एडवांस ट्यूमर, अगर किसी के एडवांस ट्यूमर हो गई है, एडवांस ट्यूमर और कैंसर दैट रिलैप्स आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो टारगेट मेडिसिन शुड बी कपल्ड विद द कीमोथेरेपी। फॉर कीमोथेरेपी के साथ में भी टारगेट मेडिसिन दी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट एड्स द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट इज एड्स द इम्यून सिस्टम टू बैटल अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट वो अच्छा काम करे, उस कैंसर की सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। इम्यूनोथेरेपी शुड बी यूज टू ट्रीट स्टोमक कैंसर इफ इट हैज बी प्रोग्रेस। अगर वो प्रोग्रेस कर रही है तो इसके लिए स्टोमक कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इफ इट रिटर्न और इफ इट हैज स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट, अगर वो दोबारा हो तो, और या फिर दूसरे ऑर्गन बॉडी पार्ट में फैल रही हो तो इम्यूनोथेरेपी देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट अब है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पहले इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दो टाइप की सर्जरियां की जा सकती है इसमें अंदर। तो ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसोफेगस। ये है इसोफेगस, ये है आपके स्टोमक, ये है स्टोमक जो इतना होता था ऐसे और फिर जाके यहाँ जुड़ता था। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन हुआ है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या करते हैं, स्टोमक का जो है हाफ पार्ट को काट देते हैं, आधे पार्ट को, स्टोमक के आधे पार्ट को काट देते हैं। ठीक है, हाफ पार्ट को काट देते हैं, आधे वाले भाग को काट देते हैं। ये इतने एरिया को काट दिया है और उसको किसके साथ में जोड़ दिया है, लोअर पोर्शन ऑफ द स्टोमक इज रिमूव, तो उसको आगे जोड़ देते हैं इंटेस्टाइन के साथ में। तो ये लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक, जो स्टोमक का जो लोअर पार्ट है इसको काट देते हैं और जेजनम के साथ में, जो इंटेस्टाइन है जेजनम, उसके साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, किसके साथ में जोड़ देते हैं, जो जेजनम रहती है
जेजुनम के साथ में जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? जो लोअर पार्ट है, स्टोमक का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक का जो लोअर पार्ट है उसको जेजुनम के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया है, वापस दिखा देते हैं। इसमें जो है ये जो है ये स्टोमक है, ये वाला क्या है? स्टोमक है। इसको ये जो जेजुनम है इसके साथ में जोड़ दिए, ये जेजुनम दिख रही है आपको, इसके साथ में स्टोमक को जोड़ दिए, ये जो जेजुनम है इसके साथ में जोड़ दिए। इसके बाद में ये तो हो गई पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, ये तो हो गई पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। अब है आपके इसोफेगस। इसोफेगस को सीधा जेजुनम के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो स्टोमक है, ये जो पूरा का पूरा स्टोमक दिख रहा था, ये जो स्टोमक दिख रहा था पूरा का पूरा, ये हटा दिए, इसको रिमूव कर दिए। फुल स्टोमक को, ऑल स्टोमक को रिमूव कर दिए। ठीक है, ऑल स्टोमक को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, रिमूव, ऑल स्टोमक को रिमूव कर दिया। और इसोफेगस को डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ दिए, जेजुनम से जोड़ दिए, स्टोमक को डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ दिए, तो वो कहलाती है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर स्टोमक को सीधा जेजुनम से जोड़ दिया जाए तो वो कहलाती है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अब अगर स्टोमक में मैं बता देता हूँ, अगर स्टोमक के लोअर पोर्शन में अगर कैंसर हो गया है, स्टोमक के लोअर पोर्शन में अगर कैंसर हो गया है, ठीक है, स्टोमक है, ये पूरा स्टोमक है, अगर स्टोमक के, ये देख लो एक बार यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये है इसोफेगस, ठीक है, ये है इसोफेगस और ये है आपके स्टोमक है, ये ऐसा होता है। अगर यहाँ पे कैंसर हो गया, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को काट के जेजुनम में जोड़ देंगे, इतने पार्ट को। अगर पूरा स्टोमक खराब हो गया है, पूरे स्टोमक को हटा देंगे और उसको डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ देंगे। ये दो टाइप की सर्जरी होती है, ऐसे सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके कुछ और सर्जरी हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपके जो सर्जरी है वो है वेज गैस्ट्रेक्टोमी। इसके अंदर छोटा सा ये जो स्टोमक दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्टोमक दिख रहा है, ये स्टोमक है, ये स्टोमक है पूरा, यहाँ पे इसोफेगस है। तो इसका जो इतना सा पार्ट अगर काट दिया जाए तो वो कहलाती है वेज गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, वेज गैस्ट्रेक्टोमी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वेज गैस्ट्रेक्टोमी कहलाती है। वेज गैस्ट्रेक्टोमी कहलाती है। अगर उसका छोटा सा जो है ये नेक्स्ट पार्ट काट दिया जाए तो वो वेज गैस्ट्रेक्टोमी कहलाती है। उसके बाद में दूसरा है, ये छोटा सा टुकड़ा अगर काट दिया जाए स्टोमक का तो वो वेज गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। अगर ये क्या है, बीच में से स्टोमक, ये वाला स्टोमक दिख रहा होगा आपको, ये स्टोमक है,
ये स्टोमक है। तो इसका ये जो बीच का हिस्सा है इसको काट दिया गया, इसके बीच के हिस्से को, यहाँ इस हिस्से को काट दिया गया है, इस हिस्से को काट दिया गया है, ठीक है। तो इस हिस्से को काट देते हैं तो ये कहलाता है आपका सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी। क्या कहलाता है? सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी, सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। अगर बीच वाले हिस्से को काट दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। ये कहलाता है सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। उसके बाद में ये है आपके प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है, इसके ये ऊपर वाले सेक्शन को काट दिया जाए, ये वाला जो एरिया है इसको काट के अलग कर दिया जाए, इसको यहाँ तक, अगर यहाँ पे कैंसर है ऊपर की साइड में, यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे कैंसर है, तो अगर इसको काट दिया जाए तो इसको कहते हैं प्रोक्सिमल, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल एक्स है PROXIMAL, प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी, प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कहते हैं आपके प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। अगर पूरे स्टोमक को काट दिया जाए, यहाँ पे देखो ये पूरा स्टोमक ही काट दिया गया, तो इसको कहते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, इसे कहते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ये पूरे टोटल स्टोमक को काट दिया, इसको कहते हैं सब टोटल, ठीक है, इसको कहते हैं सब टोटल, सब टोटल। इसके अंदर ये थोड़ा पार्ट रह जाता है, इसके अंदर यहाँ से काट दिया था, पूरा स्टोमक रहे, थोड़ा सा हल्का सा स्टोमक का पार्ट रहता है, तो ये सब टोटल कहलाता है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। ये वाला एरिया है जो क्या कहलाता है आपका सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। और ये कहलाता है डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी, ये जो एरिया है ये डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है, ये है डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। तो ये इमेज में वर्ड सही से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सब लिख दिए हैं। ये वेज मतलब जो छोटा सा टुकड़ा अगर काट दिया जाए, स्टोमक का छोटा सा टुकड़ा काट दिया जाता है तो उसे वेज गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। अगर स्टोमक का निचले वाला पोर्शन, सॉरी बीच का पोर्शन काट दिया जाए, ऊपर का और नीचे का छोड़ के बीच का जो पोर्शन है उसका काट दिया जाए तो सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। अगर ऊपर का जो थोड़ा सा स्टोमक का एरिया काट दिया जाए तो वो प्रोक्सिमल एरिया कहलाता है। और अगर नीचे का एरिया काट दिया जाए तो वो डिस्टल कहलाता है, प्रोक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। अब थोड़ा स्टोमक का पूरा पार्ट काट दिया लेकिन थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे छोड़ दिया है तो वो सब टोटल कहलाता है, टोटल में थोड़ा सा कम, ठीक है, टोटल में थोड़ा सा कम। और इसके अंदर टोटल स्टोमक का कुछ भी हिस्सा नहीं रहता, वो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। ये हो गए कुछ और सर्जरी के टाइप, इस तरह से भी सर्जरी की जा सकती है, ठीक है, इस तरह से भी सर्जरी की जा सकती है। डायग्राम में मैंने जो बता दिया, रिमूविंग अर्ली स्टेज ट्यूमर फ्रॉम द स्टोमक लाइनिंग एट द प्रोसीजर स्पेशल इक्विपमेंट इज पासेस थ्रू द एंडोस्कोप, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हुआ है ट्यूमर, कहाँ स्टार्टिंग में ही हो गया है, तो रिमूव अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में अगर ट्यूमर को निकालना है, गांठ को निकालना है, तो फ्रॉम द स्टोमक लाइनिंग से इन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट लेते हैं। कौन सा इक्विपमेंट लेते हैं? एंडोस्कोप लेते हैं। इज पास थ्रू एंडोस्कोप इज रिमूव वेरी टीनी ट्यूमर्स लिमिटेड टू द इंटीरियर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, ठीक है। अगर स्टोमक जो है, एब्डोमेन जो स्टोमक वाला एरिया है, स्टोमक वाला जो एरिया है, अगर उसके अंदर छोटी सी कोई गांठ है, छोटी सी गांठ है स्टोमक को एरिया के अंदर, तो उसको क्या करेंगे, एंडोस्कोप डालेंगे। एंडोस्कोप मैंने बताया था एक सॉफ्ट ट्यूब पाइप की तरह होता है, ठीक है, पतला होता है,
और फ्लेक्सिबल होता है, उसके साथ कैमरा रहता है, उसके साथ में इंस्ट्रूमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ में इंस्ट्रूमेंट भी डाल सकते हैं। उसके द्वारा हम अगर कोई छोटी सी गांठ दिख रही है तो उसके द्वारा एंडोस्कोप के द्वारा हम उसमें डाल के और उसको कट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये भी एक सर्जरी का तरीका है, इसके द्वारा भी हम छोटी सी अगर कोई है तो एंडोस्कोप के द्वारा हम सर्जरी करके उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एंडोस्कोप के द्वारा भी, ओपन नहीं करके सीधा एंडोस्कोप के द्वारा। जो टीनी ट्यूमर्स है, मतलब छोटी ट्यूमर है, टीनी ट्यूमर का मतलब यहाँ पे रिमूव वेरी टीनी ट्यूमर्स, बहुत छोटी ट्यूमर्स है, उसको हम जो इनर लाइन ऑफ द स्टोमक यानी अंदर जो स्टोमक की इनर लाइन पे है तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रोसीजर के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा। एंडोस्कोप, म्यूकोसल रिसेक्शन एंड एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल रिसेक्शन आर द टू प्रोसीजर is used to remove cancer from the inner and inferior lining of the stomach। तो इसके अंदर दो प्रोसीजर किए जाते हैं, दो एंडोस्कोप के द्वारा। जो प्रोसीजर का मतलब है प्रक्रिया, यानी एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर बोल सकते हैं। तो इस प्रोसीजर के द्वारा, एंडोस्कोप के द्वारा, जो म्यूकोसल रिसेक्शन और एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल रिसेक्शन, ये दो टाइप के होंगे। एक तो ये हो गया पहला एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन और एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल रिसेक्शन आर द टू प्रोसीजर यूज टू रिमूव, दो प्रोसीजर है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल को रिमूव कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द इंफीरियर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अगर स्टोमक जो है, जो स्टोमक है उसकी इंफीरियर लाइन से हम इस दो प्रोसीजर के द्वारा हम क्या कैंसर सेल को निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया एंडोस्कोपी के द्वारा निकालना, ठीक है। अब है रिमूव ऑफ द स्टोमक, रिमूव ऑफ द स्टोमक, जो अभी मैंने डायग्राम में बताया था, रिमूव ऑफ द स्टोमक, स्टोमक को रिमूव करना, सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। इसके अंदर थोड़ा स्टोमक छोड़ देते हैं और बहुत सारा स्टोमक का पार्ट काट के बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, जो अभी बताया था। इन दिस प्रोसीजर, इस प्रक्रिया में द कैंसर पोर्शन ऑफ द स्टोमक एज वेल सम हेल्थी टिश्यू, उसके साथ में जो कैंसर सेल्स वाले जो स्टोमक एरिया है उसके साथ में थोड़े हेल्दी टिश्यू को भी काट के निकाल देते हैं, क्योंकि वो वापस ना फैले, ठीक है, निकाल देते हैं। अराउंड इट आर रिमूव इफ द स्टोमक कैंसर इज द एरिया ऑफ द स्टोमक क्लोजेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में क्लोज कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि स्टोमक को जो है, स्टोमक को किसके साथ में जोड़ देते हैं, स्टोमक को जेजनम के साथ में जोड़ देते हैं, जेजनम के साथ में जोड़ देते हैं, यानी जो स्टोमक है उसको जेजनम के साथ में जोड़ देते हैं। इंटेस्टाइन आंत होती है, ये छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है, उसके साथ में जोड़ देते हैं। उसके बाद में तीसरा जो मैंने बताया, रिमूविंग ऑफ द एंटायर स्टोमक, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, टोटल स्टोमक को जोड़ देते हैं, इसोफेगस को जेजनम के साथ में जोड़ देते हैं, वो कहलाती है टोटल या फिर एंटायर स्टोमक। इन दिस प्रोसीजर ऑल स्टोमक, बताया था मैंने, पूरे स्टोमक को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, अलोंग विद द सम सराउंडिंग टिश्यू, और साथ में जो सराउंडिंग टिश्यू उनको भी निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, टू अलाउ फूड टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा फूड पास कर सकता है। द इसोफेगस इज कनेक्ट टू डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन, ने बताया था इसोफेगस को क्या कर देते हैं, ये जो इसोफेगस है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं, यानी जेजनम से डायरेक्ट जोड़ दे सकते हैं। तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टू ट्रीट स्टोमक मैलिग्नेंसी, जो अगर स्टोमक कैंसर है उसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन जो सर्जरी की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, ये सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो अगर कोई गांठ हो जाती है तो उसके पूरे एरिया को काट कर बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो वापस हो जाए और वो पूरे बॉडी में फैल जाए, इसलिए उस पूरे एरिया को काट के निकाल दिया गया तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो वापस हो, लेकिन स्टोमक चला जाएगा आपका। दैट
affect the stomach body as well as those occur at the gastroesophageal junction. तो सीधो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन बना देते हैं, जो मैंने डायग्राम में बनाया था कि इसको इसोफेगस को सीधा इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं और स्टोमक को हटा देते हैं। और फोर्थ जो सर्जरी है वो है रिमूविंग लिम्फ नोड, जो आसपास के लिम्फ नोड है उसको भी हटा देते हैं। इन दिस प्रोसीजर लिम्फ नोड आर रिमूव फ्रॉम द एब्डोमेन टू द टेस्ट फॉर मैलिग्नेंसी। लिम्फ नोड को भी रिमूव कर देते हैं, जो लसिका होती है, लसिका नोड्स होते हैं, उनको भी सर्जरी के द्वारा हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। जो मैलिग्नेंस के लिए, ठीक है, कैंसर सेल के लिए नोड आर रिमूव फ्रॉम द एब्डोमेन टू द टेस्ट ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी के लिए कैंसर सेल्स का पता लगाने के लिए रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्जरी फॉर एलेटिव सिम्टम्स एंड द साइंस। एलेटिव सिम्टम्स बोल सकते हैं आप, सिर्फ क्या करने के लिए, ऐसे ये ऑपरेशन जो है ये सिर्फ सिम्टम जो है, लक्षण जो है, उनको कम करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। कैंसर को कम नहीं करता है ये, ठीक है, ये कैंसर को खत्म नहीं करेगा, लेकिन जो सिम्टम है कैंसर, साइन एंड सिम्टम है, उनको कम कर देगा। ये ऐसी सर्जरी है जिससे कैंसर तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो साइन सिम्टम है उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही है, खाना नहीं खा पा रहा है, स्टोमक कैंसर की वजह से पूरा स्टोमक ट्यूमर से भर गया है, और प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि वो खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा ऑपरेशन करके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हो, पेन वगैरह कम कर सकते हो, साइन सिम्टम, बट उसे कैंसर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। ऐसी भी सर्जरियाँ होती है। इन दिस पर्सन विथ एडवांस स्टोमक कैंसर, सो एडवांस स्टेज में चला जाता है, मतलब उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। पोर्शन ऑफ द स्टोमक इज रिमूव टू, जो स्टोमक का जो पोर्शन रहता है, जो पार्ट रहता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है टू इज द साइन एंड सिम्टम इज ग्रोइंग कैंसर, ठीक है। तो उसके साइन सिम्टम को कम करने के लिए कट कर दिया जाता है। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। ये यहाँ तक तो था मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। एज ए नर्स आप उसका मैनेजमेंट क्या करोगे, क्या क्या ध्यान रखोगे, क्या क्या केयर करनी है ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन होने से पहले, बाद में क्या करना है, तो ये सब नर्सिंग केयर के अंदर आता है, ठीक है। तो नर्सिंग केयर में सबसे पहला लाइन है कि द नर्स शुड कीप ट्रैक ऑफ द पेशेंट डाइटरी इनटेक एंड चेक वेट ऑन ए रेगुलर बेसिस। नर्स को क्या करना चाहिए, उसके डाइटरी इनटेक को क्या करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, जो खाना खा रही है, ठीक है, आहार जो ले रही है उस पर नज़र रखनी चाहिए, और नियमित रूप से उसका वजन करना चाहिए, ठीक है। अब उसका जो डाइटरी इनटेक है, डाइटरी इनटेक मतलब आहार, मतलब खाना, उस पे क्या रखना है, उस पे उसको क्या करना है, ट्रैक करना है, निगरानी रखनी है, ठीक है, ट्रैक करना है, निगरानी रखनी है, और उसके वेट का वजन का भी रेगुलर चेकअप करते रहना है, वजन का भी चेकअप करते रहना है, चेक करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला नर्सिंग काम हो गया आपका। दूसरा काम है आपका, सेकंड जो काम है नर्सिंग का, वो है सी शुड चेक फॉर एनीमिया। उस पेशेंट को एनीमिया के लिए चेक करना चाहिए। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक है, एनीमिया खून की कमी, आरबीसी की कमी हो गई है पेशेंट के अंदर, यूजिंग द सीबीसी एंड सीरम विटामिन लेवल, ठीक है। सीबीसी टेस्ट करना चाहिए, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट,
इसके अंदर आ जाता है सब CBC, RBC, WBC, HB, प्लेटलेट सब आ जाते हैं इसके अंदर। इसके द्वारा RBC, WBC, HB अगर कम हो रहा है तो वो एनीमिया को शो करता है और एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में सीरम विटामिन B12 लेवल, साइनोकोबालामाइन, ठीक है, इसके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। इसकी कमी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है पेशेंट में, तो इसका टेस्ट करना चाहिए। अलॉन्ग विद द एल्बुमिन एंड प्री एल्बुमिन लेवल, और पेशेंट का एल्बुमिन प्रोटीन लेवल, एल्बुमिन और प्री एल्बुमिन लेवल भी चेक करना चाहिए। सी इफ द प्रोटीन सप्लीमेंट इज नेसेसरी, प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, इसलिए पेशेंट का एल्बुमिन और प्री एल्बुमिन भी टेस्ट करना चाहिए। तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, उसके अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह, HB वगैरह सब चेक करते हैं। अगर वो कम हो रहे हैं तो एनीमिया को शो करता है, और अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है तो भी एनीमिया को शो, पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चेक करनी है, एल्बुमिन का लेवल चेक करना है प्रोटीन सप्लीमेंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद में सी शुड असिस्ट विद द कंफर्ट मेजर एंड एनाल्जेसिक्स, पेशेंट को एनाल्जेसिक देना चाहिए। एनाल्जेसिक का मतलब हो गया पेन किलर दवाइयाँ, ठीक है, पेन किलर जो दर्द को कम करती है, दर्द को कम करती है, पेन को कम करती है, ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा, पेन कम होगा, ठीक है, उससे पेन कम होगा, दर्द कम होगा, तो ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए, ठीक है। सी शुड टर्न द पेशेंट फ्रिक्वेंटली एंड इंक्रीज डीप ब्रीदिंग टू अवॉइड पल्मोनरी इशू, टू प्रोटेक्ट द स्किन एंड इम्प्रूव कंफर्ट्स। तो सी शुड टर्न द पेशेंट फ्रिक्वेंटली, तो पेशेंट को टर्न कराना है, फ्रिक्वेंटली टर्न कराना है, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, बार बार घुमाना चाहिए, ठीक है, बार बार घुमाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, इंकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो पल्मोनरी इशू के लिए, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छा रहे, पल्मोनरी प्रॉब्लम ना हो, खांसी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसे डीप ब्रीदिंग वगैरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस ना हो, इन चीज़ों के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए उसे पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इम्प्रूव कंफर्ट, और स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और इम्प्रूव कंफर्ट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। और पेशेंट को एक ही पोजीशन में नहीं लेटाना चाहिए, पोजीशन भी पेशेंट की 2 आवर्ली चेंज करना चाहिए। अगर बेड रिडन पेशेंट हो जाता है कैंसर की वजह से, तो पोजीशन भी 2 आवर्ली चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी शुड कीप नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, पेशेंट का नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करना है, एनजी ट्यूब से नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब डाली हुई है उससे सक्शन इन द प्लेस ऑफ द रिमूव फ्लूइड, ठीक है। अगर पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, सिक्रेशन अगर बढ़ गया है, तो नेजोगैस्ट्रिक जो नाक से स्टोमक में ट्यूब डाली जाती है, एनजी ट्यूब, उसके द्वारा सक्शन करते रहना है, स्टोमक से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालने के लिए। गैस फ्रॉम द स्टोमक एंड अवॉइड अनकंफर्टेबल डिस्टेंशन, जिससे क्या होगा, अनकंफर्टेबल डिस्टेंशन होगा, फूला हुआ सा लगेगा, तो गैस वगैरह पेट में भर गई है तो वो बाहर निकल जाएगी, जिससे पेशेंट को अच्छा फील होगा, कंफर्ट फील होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, सी शुड टेक केयर ऑफ द माउथ एंड अवॉइड ड्राइनेस एंड अल्सर, पेशेंट की क्या करनी है, केयर करनी है माउथ की, मुंह की, ठीक है, ड्राइनेस और अल्सर से बचाने के लिए माउथ की केयर करनी है, ठीक है, ओरल केयर करनी है, जिससे क्या होगा, अल्सर वगैरह ना हो। सी शुड बी फैसिलिटेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वुंड हीलिंग, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वुंड हीलिंग के लिए फैसिलिटेट करना है। गिव द पेशेंट नथिंग बाय माउथ एंड एडमिनिस्टर पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं देना है, और कैसे देना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, एनजी ट्यूब के द्वारा दे सकते हो, ठीक है, ओरली नहीं देना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हो। अगर पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वुंड हो गया है, तो पेरेंटल रूट का मतलब हो गया
आईवी के द्वारा, ठीक है, टीपीएन देते हैं, टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन देते हैं टीपीएन, आईवी के द्वारा दे सकते हो। आईवी सेंट्रल लाइन के द्वारा दे सकते हो, जुगुलर वेन लाइन डाल के दे सकते हो। बड़ी लाइन के द्वारा पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उद्देश्य से अगर पेशेंट में प्रोटीन की और इनकी कमी हो रही है तो टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन आता है, टीपीएन वाइट कलर का आता है, वो चलता है पेशेंट को, टीपीएन और दिया जाता है, ठीक है। वंस नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज हैज बी सबसाइड एंड द बाउल साउंड हैव बी रिटर्न, अगर नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज को सबसाइड हो गया है, वहाँ से कुछ सिक्रीशन नहीं निकल रहा है स्टोमक से, सबसाइड हो गया है, और जो बाउल मूवमेंट है, बाउल साउंड है, वो भी वापस आ गए हैं, बाउल साउंड, बाउल मूवमेंट वापस आ गए हैं, तो शी शुड स्टार्ट फीडिंग स्लोली विद द एनजी ओरल फ्लूइड, ठीक है। अगर उसके बाउल जो साउंड है वो वापस आ गए हैं तो उसको ओरली जो है मुंह से थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, या फिर एनजी ट्यूब के द्वारा भी उसको दिया जा सकता है। और जो सिक्रीशन वगैरह है वो कम हो चुके हैं, ड्रेनेज के द्वारा कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, शी शुड बी अवॉइड गिविंग द पेशेंट हाई कार्बोहाइड्रेट, जो है पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अवॉइड का मतलब है नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, जो कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं हाई वाले, वो नहीं देना चाहिए। एंड ड्रिंक विथ मील्स, अवॉइड करना चाहिए ये चीजें। सिंस दिस मे बी प्रोसीजर डंपिंग सिंड्रोम ड्यू टू द गैस्ट्रिक कंटेंट विल बी एम्प्टी टू क्विकली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं देना चाहिए, और ड्रिंक विथ मील्स, मील के साथ में पानी नहीं देना चाहिए। क्यों? डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? क्या हो गया, स्टोमक को तो निकाल दिया और फूड के साथ में पानी पिया तो वो एकदम से गिरेगा फूड, ठीक है, एकदम से फास्टली गिरेगा, तो उसके साथ में पानी वगैरह नहीं देना है, डंपिंग सिंड्रोम के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उसके साथ में पानी नहीं देना है। She should give protein and vitamin supplement to the patient to help with wound healing and tissue growth. पेशेंट को क्या करना है? गिव देना है, प्रोटीन देना है, ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट देना है, विटामिन सप्लीमेंट देना है, विटामिन के सप्लीमेंट दे सकते हो, ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 और विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन सी देना चाहिए, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। पेशेंट हेल्प विथ वुंड हीलिंग एंड टिश्यू ग्रोथ के लिए और वुंड हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट है आपके प्रोटीन एंड विटामिन सी और प्रोटीन वुंड हीलिंग के लिए, और प्रोटीन जो टिश्यू की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ें देनी चाहिए। उसके बाद में है इंटेस्टेड ऑफ 3 substantial meals. She should provide short and regular meal with the patient. पेशेंट को 3 meals देने चाहिए। She should be provide short and regular meal, ठीक है, कम से कम 3 मील तो देने चाहिए, छोटे छोटे, और रेगुलर मील देने चाहिए, ठीक है, रेगुलर मील देने चाहिए। कम से कम 3 तो भोजन देना चाहिए, 3 मील तो देने चाहिए, उसके साथ में छोटे छोटे मील और दे सकते हैं। उसके बाद में शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक लेस फ्लूइड विथ मील्स एंड मोर बिटवीन मील्स। शी शुड बी एडवाइज, उसको क्या एडवाइज करना है कि पेशेंट ड्रिंक लेस फ्लूइड विद द मील के साथ में, खाना खा रहे हैं तो उसके साथ में फ्लूइड कम ले, क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम होता है, स्टोमक अगर निकाला हुआ है सर्जरी के द्वारा तो वो डंपिंग सिंड्रोम में आता है, इसलिए उसको कम ले। और द पेशेंट विथ मील एंड मोर बिटवीन मील के बीच में और मील के साथ में कम पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है नर्सिंग मैनेजमेंट, 12 नर्सिंग मैनेजमेंट है कुछ। तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हो गया कैंसर। स्टोमक के अंदर मैलिग्नेंट सेल का बनना कैंसर कहलाता है, इनर सेल्स में बन सकता है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट, इसके अंदर जो साइन सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम क्या क्या नज़र आते हैं, तो लक्षण जो नज़र आते हैं आपको,
सबसे पहले ये किसके जो कैंसर है किस में हो सकता है, तो वो हो सकता है जो स्मोकिंग करते हैं, मोटे लोग हैं, जेनेटिक कारण हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, बहुत रीज़न है इसके। तो मेनली ये जो रीज़न है वो जेनेटिक कारण वगैरह हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अंदर सिम्टम गैस्ट्रिक स्टोमक पेन होगा, मोनोजिया वोमिटिंग होगी, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, डिस्पेजिया हो जाएगा, ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद में इसकी डायग्नोसिस करने के लिए आपको एंडोस्कोपी कराना चाहिए, अक्सर करना चाहिए, सिटी स्कैन कराना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी करनी चाहिए, एंडोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद में इसमें मैंने बताया थे मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और टारगेट मेडिसिन कुछ है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बताया था मैंने सर्जरी हैं, कुछ सर्जरी हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं, सेंट्रल कर सकते हैं, पार्शियल का कर सकते हैं, डिस्टल का गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं, वेज गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा काट के। तो इस तरह से 4-5 सर्जरी हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में बहुत चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, प्रोटीन वगैरह डाइट का, पेशेंट के सप्लीमेंट का ध्यान रखना चाहिए, और फूड जो सर्जरी हो चुकी है, स्टोमक को रिमूव कर चुके हैं, तो उस टाइम पेशेंट के डंपिंग सिंड्रोम का ध्यान रखना चाहिए। फूड के साथ में मील वगैरह नहीं देना चाहिए, सॉरी मील के साथ में पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है, पानी वगैरह नहीं देना चाहिए, जिससे डंपिंग सिंड्रोम होने की वो संभावना रहती है। और वाइटल साइंस वगैरह ये लाइनें लिख सकते हो, पेशेंट को वाइटल साइन रेगुलर चेक करना चाहिए, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, उसके वाइटल साइन को रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो एनजी ट्यूब डाली है उसमें सिक्रेशन कितना आ रहा है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। सिक्रेशन नहीं आ रहा है, बाउल साउंड सुनते हो तो उसमें तो फिर वो जो पेशेंट को एनबीएम रखा है तो वो एनबीएम आउट कर सकते हो, मतलब माउथ से कुछ नहीं दे रहे थे तो उसको फिर दे सकते हो। अगर बाउल साउंड वगैरह आ रहे हैं, तो बाउल साउंड नहीं आ रहे हैं तो फिर देने हैं आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में पेशेंट को सेंट्रल लाइन वगैरह डाली जाती है, ठीक है, सेंट्रल लाइन वगैरह आईवी लाइन के द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो वो टीपीएन मोस्टली देखा होगा कि टीपीएन दिया जाता है पेशेंट में, टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन आता है, वाइट कलर का आता है, 24 आवर्स के लिए चलता है, तो उससे भी न्यूट्रिशन दिया जाता है। और आईवी फ्लूइड में RRTNS वगैरह वो भी दी जाती है। इस तरह से उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है जब तक स्टोमक या एनजी ट्यूब से खाना नहीं दिया जाता। फिर धीरे धीरे एनजी ट्यूब से खाना दिया जा सकता है, ओरल से दिया जा सकता है। पेशेंट को रेगुलर वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पल्मोनरी एडिमा वगैरह, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस वगैरह से बचने के लिए एक्सरसाइज वगैरह पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।